Hello dear students, welcome once again to this exclusive video series of टैलेंट एग्जाम्स एंड ओलंपियाड्स। जितने भी 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं फ्यूचर में टैलेंट एग्जाम्स और ओलंपियाड्स के लिए अपियर होने के लिए, जनरल नॉलेज की ये एक्सक्लूसिव सीरीज है आप सबके लिए। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास के जनरल नॉलेज सेक्शन में किस तरीके के सैंपल क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द डिस्कशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। The male of this whale species can easily be recognized by its single protruding spiral tusk. Which animal are we talking about? चार ऑप्शंस हैं, नरवाल, लिव्यातन, बैजी एंड मिंक वेल। सो चार अलग अलग प्रजाति के जानवर आपके सामने दिए ऑप्शन के तौर पे। आप में से बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा काफी रेयर स्पीसीज हैं ये, ज्यादा आप लोगों ने इनका नाम नहीं सुना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, नरवाल। दैट इज ऑप्शन ए। तो जो नरवाल है वो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो ये एक वेल स्पीशीज होती है और इस वेल स्पीशीज में ये खास तौर पर ये जो स्पाइरल टस्क निकलता है वो देखने को मिलता है। सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following gases is used as a reference to calculate global warming potential? Okay, global warming potential की बात की जा रही है यहाँ पर। जो की वर्ड है that is global warming potential। स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर अर्थ के टेम्परेचर में राइज की वजह से उस ओशन सी लेवल में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है O3 दैट इज ओजोन, ये हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, ये रहा मीथेन दैट इज CH4। सो CO, CO2 एंड मीथेन, ये जो तीनों गैसेस हैं ये तीनों गैसेस कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है एज अ रेफरेंस टू कैलकुलेट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज CO2। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका इस्तेमाल किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज CO2। Moving ahead with the next question. Four new elements, all super heavy, residing near the bottom of the periodic table, have been given proper names at last. One of these elements is moscovium. moscovium है उस एलिमेंट का नाम। और मॉस्कोवियम ये जो नया एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर पूछा गया। एटॉमिक नंबर क्या है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि एटॉमिक नंबर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता है। और जो सबसे पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत ही वेल डिफाइंड क्लासिफिकेशन दी है उनका नाम था मेंडलीव, जो खुद एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नाम दिया है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज 115 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मॉस्कोवियम। तो पीरियोडिक टेबल में न्यू एंट्रेंट्स हैं ये लोग, ये सभी न्यू एंट्रेंट्स के तौर पे दर्ज हैं। और मॉस्कोवियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 115। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। This seven-layered pudding is a delicacy in Goa, Portugal and former Portuguese colonies all over the world। तो यहाँ पर ये थोड़ा आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं, क्विजीन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर किस क्विजीन की बात कर रहे हैं? जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इट इज टॉकिंग अबाउट गोवा, पोर्चुगल एंड ऑल पोर्चुगीज कॉलोनीज। तो यहाँ पर एक पोर्चुगीज डिश की बात की जा रही है और उस पोर्चुगीज डिश के चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, जक्यूटी, पीच मेल्बा, वेंडालो एंड बेबिनका। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन डी, बेबिनका। So this is the Portuguese dish which is very much famous in India's Goa, Europe's Portugal and all other former Portugal colonies. Moving ahead with the next question. World War I was started in 1914। जैसे कि हम सब जानते हैं ये 1914 में शुरू हुई थी और 1918 तक चली थी। Between two allies, the triple entities that is British, the French and the Russian and the Central Powers, Germany, Austro-Hungarian Empire and the Ottoman Empire। तो इनके बीच में वर्ल्ड वॉर वन लड़ी गई थी, विच ट्रिगर्ड
विच इवेंट ट्रिगर्ड द इवेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया है आप देख सकते हैं, द बॉम्बिंग ऑफ द पर्ल हार्बर, ये काफी बाद में हुआ है। पर्ल हार्बर की जो बॉम्बिंग थी वो बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़ी नहीं है। पर्ल हार्बर की जो बॉम्बिंग है ये वर्ल्ड वॉर टू से जुड़ा हुआ एपिसोड है, ये द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा एपिसोड है। सो ऑप्शन डी इज टोटली आउट ऑफ पिक्चर। नाउ कम्स द क्वेश्चन, द event which triggered the war was option B, the assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria-Hungarian Empire. So Archduke Franz Ferdinand की assassination की वजह से वर्ल्ड वॉर वन जो है ये स्टार्ट हुआ था, और 1914 से लेके, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, 1914 से लेके 1918 तक 4 साल तक वर्ल्ड वॉर वन ये युद्ध चलता रहा। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच with which one of the following dance form was रुक्मिणी देवी अरुणदले एसोसिएटेड। यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ये वाला। 4 ऑप्शंस आर्ट फॉर्म्स के तौर पे आप सबके सामने दिए हुए हैं, और एक बहुत ही रिनाउंड डांस परफॉर्मर हैं रुक्मिणी देवी अरुणदले जी, और ये पूछा गया है कि ये जो आर्टिस्ट है ये किस डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है। सो काफी रिनाउंड है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज भरतनाट्यम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये पता रखना है कि भरतनाट्यम बेसिकली किस इंडियन स्टेट से जुड़ा हुआ है। देयर इज कथकली, कथक, ओडिसी, देन देयर इज ऑल्सो वन डांस फॉर्म जिसे आप पॉपुलरली कुचिपुड़ी के नाम से जानते हैं। सो यू हैव भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, बहुत सारे ऐसे फोक डांसेस हैं। ये बेसिकली फोक डांसेस के सेक्शन में से पूछा गया क्वेश्चन है जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में से आता है। सो दिस वाज क्वेश्चन 6। मूविंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। In 1929, this American professional baseball team became the first team to make numbers a permanent part of their uniform. They are always the only team that does not have the player's name on their uniform. Which team are we talking about? So basically ये जो question आया है ये स्पोर्ट्स सेक्शन से पूछा गया क्वेश्चन है, और दिस क्वेश्चन इज रेंजिंग इन वे बैक इन 1929, और ये अमेरिकन प्रोफेशनल बेसबॉल टीम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बेसबॉल जो काफी चर्चित है अमेरिका में और काफी पॉपुलर स्पोर्ट है वहां का, उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ये बताने से पहले मैं ये करना चाहूंगा कि अमेरिका में बेसबॉल उतना ही फेमस है जितना इंडिया में क्रिकेट फेमस है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, दैट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज न्यूयॉर्क यांकीज। तो न्यूयॉर्क यांकीज नाम है इस टीम का। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन की राजधानी पूछी गई है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं, ये जो 4 सिटीज आप अपने सामने देख रहे हैं, स्विट्जरलैंड यूक्रेन का कैपिटल नहीं हो सकता। ज्यूरिच ज्यूरिच यूक्रेन का कैपिटल नहीं होता, बिकॉज ज्यूरिच इज अ सिटी विच इज लोकेटेड इन द कंट्री, और आई मस्ट से इन द लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ स्विट्जरलैंड। वॉर्सो जो है ये पोलैंड का कैपिटल है। अब बची 2 सिटीज, प्रिप्यात एंड कीव। मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा कि ये वाली जो सिटी है प्रिप्यात, प्रिप्यात यूक्रेन में जरूर है लेकिन ये यूक्रेन का कैपिटल नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विच वी हैव इज कीव। कीव इज द कैपिटल ऑफ द यूरोपियन कंट्री और द फॉर्मर यूएसएसआर कंट्री ऑफ Ukraine. So moving ahead with the next question, which of the following can help in healthy development in adolescents? Teenage counseling, communication workshops, positive relationship with parents and teachers, all of these। बहुत ही सिंपल और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सभी चीजें जरूरी हैं एडोलेसेंट के दौरान एक हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही अच्छे पोषण के लिए, मानसिक पोषण के लिए। सो टीनेज काउंसलिंग का भी होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन वर्कशॉप्स होनी चाहिए, पॉजिटिव रिलेशंस विद पेरेंट्स एंड टीचर्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल दीज points are really very important and vital for healthy development of adolescent. Moving ahead with the next question, Archaeological Survey of India has identified dash monuments as must
सी मॉन्यूमेंट्स, मस्ट सी मॉन्यूमेंट्स। एक बार उन मॉन्यूमेंट्स को आपने जरूर देखना चाहिए। ऐसे कितने मॉन्यूमेंट्स हैं? सो मैं स्टूडेंट्स इसमें बताना चाहूंगा, एलिमिनेशन मेथड की मैंने बहुत बार बात की है। अगर आप इंडिया में आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात करें तो हमारा इंडिया का आर्ट एंड कल्चर इतना वेरिड है कि मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर सिर्फ 30 या 22 मॉन्यूमेंट्स होना चाहिए। सो सिर्फ 30 या 22 मॉन्यूमेंट्स नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स इतने ज्यादा हेरिटेज वाइज रिच हैं कि सिर्फ एक स्टेट में ही 30 टू 22 मॉन्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर is option C, that is 138. So archaeological survey of India ने total 138 monuments को must see monuments की कैटेगरी में प्लेस किया है। So let's move ahead with the next question. This fish, although poisonous, is a much sought after Japanese delicacy. Chefs undergo rigorous training during before they are allowed to prepare it. Its local name is fugu. इस फिश, इस जापानीज फिश, भले ये पॉइजनस है, इसका लोकल नेम फूगू है, लेकिन इसका इंग्लिश नेम आपको बताना है, दैट इज पफर फिश, एलुमहान, बाराक्यूडा एंड गैम्बूसिया। ये 4 फिशेस के नाम है, आपको इन फिशेस के नाम बताने हैं। सो अगर इन फिशेस के नाम अगर मैं आपके साथ आपके सामने रखना चाहूंगा तो करेक्ट बैराक्यूडा, काफी हॉलीवुड की मूवीज भी बनी हुई है इस फिश के ऊपर, लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पफर फिश। सो जो पफर फिश है, इस पफर फिश को जापान में पॉपुलरली फूगू बोला जाता है और ये काफी सॉर्ट आउट डेलिकेसी है जापानीज की। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉसिल फ्यूल्स आर नो लॉन्गर द प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। हम सब जानते हैं कि कोल, पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती गई, लेकिन पोल्यूशन और बाकी कारण वो डिप्लीट भी होते जा रहा है, तो फॉसिल फ्यूल्स आर नो लॉन्गर द प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। द सन प्रोवाइड्स energy in many ways, directly and indirectly, which can be harnessed. Which of these is a form of energy that is not solar in origin? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलर इन ओरिजिन नहीं है, which is not solar in origin। आपको इस चीज को ध्यान में रखना, इट इज नॉट सोलर इन ओरिजिन। अब यहां पर स्टूडेंट्स आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर मैं डिस्कस करता हूं थोड़ा बहुत ज्योग्राफी इस क्वेश्चन में आपके साथ में, तो ये रहा हमारा प्लैनेट अर्थ। और अगर आप अर्थ की बात करेंगे, सो अर्थ से काफी दूरी पर सन मौजूद है और सन अपनी सोलर एनर्जी को प्रोवाइड करता है अर्थ को, और अर्थ इस सोलर एनर्जी को काफी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हार्नेस कर सकता है। नाउ यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज नॉट सोलर इन ओरिजिन। सोलर इन ओरिजिन नहीं है, इट इज नॉट सोलर इन ओरिजिन। अब आप बात करेंगे टाइडल और विंड की, तो ये जो 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइडल एंड विंड, ये 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि सन के फोर्सेस की वजह से, सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो टाइड्स बनती हैं उन पे डिपेंड करता है। तो आप सब जानते हैं कि विंड इज अ पार्ट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर और ये काफी हद तक डिपेंड करता है ऑन, बेसिकली टाइड्स भी डिपेंड करते हैं ऑन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एज वेल एज ऑफ द मून। सो देयरफॉर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर टोटली आउट ऑफ पिक्चर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ डैम से नहीं प्रोड्यूस होती, उसके दूसरे भी बहुत सोर्सेज रहते हैं जिनमें से एक सोर्स सोलर का है। लेकिन अगर आप बात करेंगे ऑप्शन सी की, डीप थर्मल की, तो डीप जियोथर्मल एनर्जी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो अर्थ के कोर से पैदा हुई गर्माहट से बनता है। यहां पर सन का रोल कॉल नहीं है, इट इज नॉट सोलर इन ओरिजिन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, दैट करेक्ट आंसर इज deep geothermal, that is option C। Moving ahead with the next question. Children under the age of 5 hear the sound up to the frequency of, you have 4 options, 25 hertz, 20 to 50 hertz, 25,000 hertz एंड 5 hertz। अब यहां पर स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि ये बेसिकली क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और यहां पर जो यूनिट है हर्ट्स का, इट मींस साइकिल्स पर
second. It means cycles per second or oscillations per second or vibrations per second. So यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है, the correct answer is factual question है, that is 25,000 hertz. 25,000 hertz. और इसे बहुत बार ऐसे भी लिखा जा सकता है 25,000 kilohertz. So 25,000 kilohertz is also the answer for the same question. तो अगर आपको यहां पर 25,000 hertz की जगह 25 kilohertz दिया हुआ है तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Epithets are unique names given to places. The land of rising sun, Japan को बोला जाता है, उसे epithets बोलते हैं. They are usually based on some special features that showcases the place. For example, lush green Ireland is called the Emerald Isle. Which country is called the land of the Golden Pagoda? The land of the Golden Pagoda. यहां पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया है द लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा. अब यहां पर आप देखेंगे अगर ऑप्शंस को अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो ये जो ऑप्शंस हैं ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये सारी कंट्रीज जो हैं ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं. ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं और यहां पर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के तौर पे जाना जाता है. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज आवर नेबरिंग कंट्री म्यांमार, जिसका दूसरा नाम बर्मा भी है. सो भले ही ऑप्शंस दिए हुए इंडोनेशिया इज नॉट नोन, मलेशिया इज नॉट देयर, थाईलैंड इज नॉट देयर. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी Myanmar. Moving ahead with the next question. Abuja is the capital city of. Abuja is the capital city of. जितनी भी कंट्रीज हैं ये सारी की सारी कंट्रीज जो आपको ऑप्शंस में दी हैं इट इज बेसिकली इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, जिसे आप डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो बेसिकली एपिथेट्स पे बेस्ड था. तो एपिथेट्स की अगर आप बात करेंगे तो अफ्रीका के लिए जो एपिथेट दिया जाता है वो है डार्क कॉन्टिनेंट. और ये पूछा गया है कि अबूजा ये जो सिटी है ये अफ्रीका के किस देश की राजधानी है, किस कंट्री का कैपिटल है. सो इसका जो करेक्ट आप आंसर है दैट करेक्ट आंसर इज नाइजीरिया. सो द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया इज अबूजा. काफी न्यूज में रहता है स्टूडेंट्स. कंट्रीज एंड कैपिटल्स मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं ये एक बहुत ही फेवरेट सेक्शन है पेपर सेट करने वालों का. तो आप इसके ऊपर स्पेशल फोकस दीजिए, स्पेशल एम्फोसिस दीजिए. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए. द महाभारता, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक्स इन द वर्ल्ड, is the story of the Pandavas and the Kaurava brothers and the triumph of righteousness over evil. Who in the Mahabharata is the mother of Prativindhya, Sutsoma, Shrutakarma, Satnika and Shrutsena? माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी परेशानी जाएगी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. सो यहाँ पर आपके सामने कुछ नाम रखे हुए हैं और आपको ये बोला गया है कि इन सभी कैरेक्टर्स की मदर कौन थी. हु वाज द मदर ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर्स जिन्हें क्वेश्चन में दिया गया है. माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है द करेक्ट आंसर इज द्रौपदी. So Draupadi, option C is the correct answer. Mythology से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था. Moving ahead with the next question, students. In equestrian sport, the dressage competition is judged according to the horse willing obedience to a rider's smallest command called aids and the purity of execution of movements. Which of these is not a technique judged during ड्रेसेज. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन स्पोर्ट्स सेक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये वाला. तो एस्ट्रियन स्पोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो एस्ट्रियन स्पोर्ट में हॉर्स की मूवमेंट्स होती हैं और जो राइडर होता है उस हॉर्स को कमांड्स देता है और उस कमांड्स को फॉलो करना पड़ता है उस हॉर्स को, और उन कमांड्स को हॉर्स कितना एफिशिएंटली फॉलो करता है इस पे जजमेंट होती है. लेकिन इनमें से कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता आपको ये बताना है. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फॉक्सट्रॉट. सो फॉक्सट्रॉट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो क्वेश्चन 17 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी फॉक्सट्रॉट. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टोटल नंबर
Union territories in India as on 31st of October 2020 are the total number of union territories in India as of 31st of October year 2020. Why this date is important? Because this date is celebrated as the birth anniversary of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. इसका करेक्ट ऑप्शन लेट्स इसको डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. सो वी हैव जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद में वी हैव Ladakh, then we move a bit more south, we have Chandigarh, then we have New Delhi, that is the National Capital Region NCR जिसे बोलते हैं. तो 1 2 3 4 our count has gone up to 4. इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है. Then we have Lakshadweep and Andaman and निकोबार आइलैंड. सो द काउंट हैज गॉन टू 6, लेकिन उसके अलावा और भी यूनियन टेरिटरीज हैं. द 7th वन इज पौंडीचेरी, एंड फाइनली द 8th वन इज दादर एंड नगर हवेली, दीव एंड दमन. दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, जिसे आप पॉपुलरली जानते हैं. सो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो काउंट है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 8. India as on 31st of October 2020 has 8 union territories. Moving ahead with the next question, which of the following is the benefit of setting goals? Goals set करने का benefit क्या होता है? You can focus on important things, you can take control of your life, you will be more confident in all of these. Students, goal set करना बहुत important है life में. अगर आप इन सभी पॉइंट्स को देखते हैं तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और गोल सेट करेंगे. अगर आप अपना गोल सेट करते हैं कि आपको एनटीएससी या ओलंपियाड्स को क्रैक करना है, तो डेफिनेटली आप क्रैक कर पाएंगे. ये आपको एक नया डायरेक्शन देगी. आप फोकस कर सकते हैं नई चीजों के ऊपर, आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी खुद की लाइफ का, अपने खुद के डिसीजंस का, एंड यू विल बी फील मोर कॉन्फिडेंट. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द above. Moving ahead with the next question, we have who has become the first Indian to play 150 Ranji matches on December 9 of 2019. December 9 of 2019, 150 Ranji matches. So इसका जो correct answer है students, that option is Wasim Jafar. So Wasim Jafar has become the first Indian to play 150 Ranji matches. एक बहुत अच्छा कमेंडेबल अचीवमेंट है, फीट है. बट ये चीज स्टूडेंट समझनी जरूरी है कि रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट. उसी तरीके से सुल्तान अजलन शाह टूर्नामेंट हॉकी से जुड़ा हुआ है. दिलीप ट्रॉफी किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई है? संतोष ट्रॉफी किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई है? विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है. तो ये हुए स्टूडेंट्स वो 20 क्वेश्चंस जिसको हमने अभी क्विक सक्सेशन में डिस्कस किया आपके साथ में. 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे टैलेंट एग्जाम्स और ओलंपियाड्स में. और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए और लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो वेरी मच.